Hello students, how are you? This is 11 Commerce and again welcome to the DS online classes. बच्चों हम लोग डिस्कस कर रहे थे फॉर्मेशन ऑफ कंपनी और फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में हम लोगों ने जो पहला स्टेप है फॉर्मेशन का दैट इज नोन एज प्रमोशंस. फॉर्मेशन ऑफ कंपनी जो है 3 स्टेजेस से जो है 3 स्टेज होकर के जो है फॉर्म होता है कंपनी का. फर्स्ट इज प्रमोशन, सेकंड वन इज इनकॉर्पोरेशन एंड थर्ड वन इज सब्सक्रिप्शन ऑफ कैपिटल. तो ये तीनों स्टेजेस को हम डिस्कस करेंगे. तो हम लोग जो है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी का जो पहला स्टेप जो है प्रमोशन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. और प्रमोशन के अंदर ऑलरेडी वी डिस्कस द मीनिंग ऑफ प्रोमोटर्स. प्रोमोटर्स क्या होता है? प्रोमोटर्स एक इंडिविजुअल्स हो सकता है, प्रोमोटर जो है एक ग्रुप ऑफ पर्सन हो सकता है, या प्रोमोटर्स जो है कंपनी हो सकता है. ठीक है, प्रोमोटर्स जो है बहुत से फंक्शंस परफॉर्म करता है. प्रोमोटर जो है मैन मशीन मटेरियल्स को कलेक्ट करता है, प्रोफेशनल्स के हेल्प से जो है, या प्रोफेशनल्स को कलेक्ट करता है. ठीक है, और उसके बाद से जो है कंपनी को फॉर्मेशन करता है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को जो है वो कलेक्ट करता है और रेस्ट ऑफ कंपनी में सबमिट करता है. ठीक है, देयर वेरियस फंक्शंस हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में. टुडे वी डिस्कस द फंक्शन ऑफ द प्रोमोटर्स. प्रोमोटर्स से कौन कौन से फंक्शन होता है हम लोग डिस्कस करेंगे. सो here is written the function of the promoters. First is the identification of business opportunity. फिजिबिलिटी स्टडी. फिजिबिलिटी स्टडी के अंदर आपका जो है टेक्निकल हो गया, इकोनॉमिकल और जो है फाइनेंशियल फिजिबिलिटी हो गया आपका. थर्ड इज नेम अप्रूवल, फिक्सिंग ऑफ सिग्नेटरीज टू द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एसोसिएशन, अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स एंड प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट लाइक memorandum of associations and the article of associations. One by one we will discuss all these functions of the promoters. First is identification of the business opportunity. जो पहला जो प्रोमोटर का फंक्शन होता है वो मार्केट के अंदर जो भी प्रिवेलिंग अपॉर्चुनिटीज है, चाहे वो आपका मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो सर्विस से रिलेटेड हो. ठीक है, तो जो भी कोई भी अपॉर्चुनिटी है, जो भी प्रिवेलिंग अपॉर्चुनिटी, उस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना. मतलब कि भाई किस फील्ड के अंदर अपॉर्चुनिटी है, किस फील्ड के अंदर हम जो है अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो वो अपॉर्चुनिटी को जो है फाइंड आउट करना सबसे पहला फर्स्ट प्रायोर जो उसका फंक्शन है प्रोमोटर्स का, वो ये कि भाई किस फील्ड के अंदर हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, किस फील्ड के अंदर. तो प्रोमोटर्स को जो है एक जो है मार्केट सर्वे करना पड़ता है, या फिर जो है हमेशा जो है बिजनेस इन्वायरमेंट का क्लोज टच में रहना पड़ता है, उसका स्टडी करना पड़ता है, और उसके बाद से आइडेंटिफाई करना पड़ता है भाई हमको जो है किस फील्ड के अंदर ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है. तो उस फील्ड को वो चूज़ करता है और चूज़ करने के बाद से वो कंपनी फॉर्मेशन की बात सोचता है. ठीक है, तो फर्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी. सेकेंड वन इज फिजिबिलिटी स्टडी. फर्स्ट जब वो आइडेंटिफाई कर लिए कि ठीक है हमको जो है इस सर्विस सेक्टर के अंदर, चाहे प्रोडक्शन सेक्टर के अंदर हमको जो इंटर करना है, प्रोडक्ट सेक्टर के अंदर किस फील्ड में कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, या सर्विस सेक्टर के अंदर फाइनेंस के अंदर जाना है, या इंश्योरेंस के अंदर जाना है. ठीक है, या कम्युनिकेशन के अंदर जाना है. जब वो डिसाइड कर लेता है कि भाई हाँ ठीक है हमको सर्विस सेक्टर के अंदर जाना है, तो आफ्टर डिसाइडिंग द सेक्टर्स, उसके बाद से वो उसने डिसाइड कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया कि हमको जो इस सेक्टर के अंदर जाना चाहिए, हमको ये गुड्स को हमको प्रोड्यूस करना है. ठीक है, जब वो डिसाइड कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद से जो है उस कंसेप्ट को चाहे सर्विस सेक्टर हो, चाहे वो प्रोडक्शन सेक्टर हो. ठीक है, तो जो भी सर्विस के बारे में उसने सोचा है बिजनेस करने के लिए, चाहे जो भी प्रोडक्ट के बारे में सोचा है बिजनेस करने के लिए, तो उसका जो है फिजिबिलिटी को चेक करना. मतलब कि ठीक है हमने सोचा है कि हम जो है कम्युनिकेशन सेक्टर के अंदर हम अपना बिजनेस करें, उसमें अपॉर्चुनिटी है. ठीक है, तो उस सेक्टर के अंदर कितना चांस होते हैं. फिजिबिलिटी क्या? फिजिबिलिटी इन द सेंस कि क्या वो टेक्निकली वो जो है वर्क जो हमने सोचा है वो टेक्निकली पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है. फाइनेंशियली वो वर्क जो हमने सोचा है वो पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है. इकोनॉमिकल मतलब कि क्या उस फील्ड के अंदर प्रॉफिट है कि नहीं है. ठीक है, इन सब के बारे में जो है प्रोमोटर्स एक जो है ह्यूज इन्वेस्टिगेशन करता है, एक ह्यूज स्टडी करता है विद द हेल्प ऑफ कई लोगों के हेल्प से, सीए से, सीएस से, या प्रोफेशनल के हेल्प से जो वो स्टडी करता है. इन सब का फिजिबिलिटी का स्टडी करता है. जैसे कि टेक्निकल फिजिबिलिटी आपके बुक में एनसीईआरटी बुक में दिया होगा, जैसे कि आप उसमें पढ़िएगा कि एक अवतार, एक एग्जांपल दिया हो कि एक अवतार है, अवतार जो एक नया कार्बोरेटर बनाने की कोशिश कर रहा है. ठीक है, और वो कार्बोरेटर में जो एक नया मेटल्स का यूज करके अगर वो जो कार्बोरेटर बनाता है, तो
फ्यूल कंजप्शन जो है कम हो जाएगा। ठीक है, आपका इंसेंटिव बुक में दिया हुआ है, इट इज वेरी गुड एग्जांपल। तो वो क्या है, टेक्निकली फिजिबिलिटी के बारे में बताया जा रहा है उसके अंदर। तो उसमें क्या है कि ठीक है, अगर वो मेटल को अगर हम यूज करके कार्बोरेटर बनाते हैं तो हमारा फ्यूल कंजप्शन जो है कम हो जाएगा। लेकिन वो मेटल जो हमारे इंडिया के अंदर अवेलेबल नहीं है, ठीक है, वो बाहर कंट्री में अवेलेबल है, लेकिन उस कंट्री से हमारा जो पॉलिटिकल रिलेशंस खराब है। ठीक है, तो वो जो बिजनेस आइडिया मिस्टर अवतार के पास जो है वो बहुत ही बढ़िया आइडिया है। ठीक है, उसमें काफी प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन क्या टेक्निकली जो है वो जो है पॉसिबल नहीं है। क्या क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि जो वो मेटल्स हमारे इंडिया में अवेलेबल नहीं है, और प्लस जिस कंट्री में अवेलेबल उस कंट्री के साथ हमारा पॉलिटिकल रिलेशन ठीक नहीं है। ठीक है, तो वो कंट्री हमको जो है इंपोर्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो कहने मतलब है कि जो भी हम आइडिया लेकर के आ रहे हैं उसका जो हमको जो है टेक्निकल फिजिबिलिटी को भी चेक करना पड़ता है कि वाकई में वो जो है जो जिस टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है हम उसको जो है प्रोडक्शन कर रहे हैं, चाहे सर्विसेज का प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी हमारे अफोर्डिंग कैपेसिटी के अंदर है कि नहीं है। ठीक है, उस चीज को चेक करना एक प्रोमोटर्स की जिम्मेदारी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सेकेंड वन इज फाइनेंशियल फिजिबिलिटी। फाइनेंशियल फिजिबिलिटी मतलब कि भाई जिस प्रोजेक्ट को हम अंडरटेक कर रहे हैं, चाहे जिस प्रोजेक्ट जो बिजनेस आइडिया लेकर के हम बिजनेस करना चाह रहे हैं, उसके अंदर जो फाइनेंशियल्स की रिक्वायरमेंट है वो फाइनेंशियल्स क्या हम वो कलेक्ट कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ द डिफरेंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज। ठीक है, जैसे एग्जांपल दिया हुआ आपके इंसेंटिव बुक के अंदर कि एक पर्सन जो है वो टाउनशिप जो है बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके अंदर जो है कई करोड़ रुपए लगता है। ठीक है, सेवरल करोड़ रुपीस की उसके अंदर इन्वेस्टमेंट है और वो पॉसिबल नहीं है। उसके बाद जितने भी सोर्सेज अवेलेबल से वो सेवरल करोड़ रुपीस जो है वो कलेक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, आइडिया बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, टाउनशिप बनाना एक बेस्ट आइडिया है, लेकिन वो जो फाइनेंशियल पॉसिबल नहीं, क्योंकि उसके अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट है, और वो जो है वो पर्सन जो है कंपनी मतलब प्रोमोटर्स जो है स्टार्टिंग में जो उतना पैसा जो है वो नहीं कर सकता है, कलेक्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो फाइनेंशियली जो वो वीक है, तो अगेन आइडिया सही है, लेकिन जो फाइनेंशियली जो है वो पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट दिया हुआ इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी का मतलब ये होता है कि ठीक है, जो हमारे पास आइडिया है वो टेक्निकली सही है, फाइनेंशियल भी सही है, लेकिन वो इकोनॉमिकल सही नहीं। इकोनॉमिकल मतलब ये होता है कि उसके अंदर जो रिटर्न जो है, जितना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जितना हमने इन्वेस्टमेंट किया उसके अकॉर्डिंगली जो रिटर्न्स जो हो रहा है वो रिटर्न कम आ रहा है, मतलब कि उसमें ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन नहीं है। तो क्या फायदा लाखों करोड़ रुपए लगाने के, जब हमको प्रॉफिट हमको उतना अर्न नहीं हो रहा है। ठीक है, तो वो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी है। तो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी को जो है प्रोमोटर्स जो है सीए, सीएस या बहुत सारे प्रोफेशनल्स के हेल्प ले करके जो उसका स्टडी करता है, और उसके बाद जब ये पूरे फिजिबिलिटी को चेकआउट कर लेता है, उसके बाद से जो है उस बिजनेस आइडिया को जो है वो प्रमोट करता है या कंपनी फॉर्म में देने की कोशिश करता है। ठीक है, सो दिस इज द फिजिबिलिटी स्टडी, और ये जो फंक्शन जो परफॉर्म करता है कौन? प्रोमोटर्स। जो थर्ड फंक्शन है जो प्रोमोटर को परफॉर्म करता है, नेम अप्रूवल का फंक्शन है। प्रोमोटर्स जो भी प्रपोज कंपनी है, जो उस कंपनी का जहाँ भी रजिस्टर्ड ऑफिस है, जिस एरिया में रजिस्टर्ड ऑफिस, जिस स्टेट में रजिस्टर्ड ऑफिस है, उस स्टेट के रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास जो है नेम अप्रूवल के लिए एप्लीकेशन देना पड़ता है। और ये प्रोमोटर से वर्क करता है, ये फंक्शंस को प्रोमोटर परफॉर्म करता है। और आजकल तो है सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। ऑनलाइन मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर सर्विसेज पे जो है क्लिक करना पड़ता है। सर्विसेज पे जा कर के रन एक ऑप्शन है, उसको जो है लॉगिन करना पड़ता है, और उसके अंदर जो है हम अपने कंपनी के नेम का अप्रूवल ले सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि ये तो ऑनलाइन हो गया, ऑफलाइन भी हो सकता है। ठीक है, तो ऑफलाइन के लिए क्या होता है कि प्रोमोटर जो है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास जाता है और नेम ऑफ एप्लीकेशन के लिए नेम के लिए जो एक एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ता है। और अगर हम ऑनलाइन करते हैं तो ऑनलाइन के लिए हमको जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साइट पर जाके हमको जो है क्लिक करना पड़ता है, और वहाँ से ही सर्विसेज को हम अवेल कर सकते हैं, अपनी कंपनी के नाम को चूज कर सकते हैं। तो नाम जो है बेसिकली आपका जो है अनऑथराइज नाम नहीं होना चाहिए, वो नाम होना चाहिए जो ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट ना हो। ठीक है, तो इसमें प्रोमोटर्स क्या होता है कि अपने प्रायोरिटी के हिसाब से 2 या 3 नेम, बेसिकली 2 ही नेम जो है रजिस्टर ऑफ कंपनी को जो है देता है। उस एप्लीकेशन के अंदर जो एप्लीकेशन जो सबमिट किया है नेम अप्रूवल के लिए, नेम के लिए, तो उसमें जो 2 नाम प्रायोरिटी के बेस पर दिया होता है। ठीक है, अगर फर्स्ट नाम अगर सजेस्ट नहीं, ROC रजिस्टर ऑफ कंपनी जो अगर फर्स्ट नाम नहीं
सजेस्ट करे, सेकंड नाम जो है वो सजेस्ट कर सके। इसीलिए जो है प्रमोटर्स दो नाम को जो है रिकमेंड, दो नाम का प्रायोरिटी दे करके जो है एप्लीकेशन फॉर्म में जो है वो लिख करके सबमिट करता है, ठीक है। तो ये बेसिकली हर एक चीज़ काम ऑनलाइन होता है। तो इसमें जो है जब जो है प्रमोटर्स जो है ऑनलाइन अगर सबमिट करता है, ये फॉर्म सबमिट करता है, ठीक है, तो दो उसमें प्रायोरिटी देना पड़ता है नेम का। तो जब नाम का जब अप्रूवल आ जाता है, जब नाम का अप्रूवल आ जाता है तो उसको एक अप्रूवल लेटर मिल जाता है, मतलब किसको, डायरेक्टर प्रोमोटर्स को नेम अप्रूवल मिल जाता है। उसमें जो है 1000 का जो है चालान करता है, 100,000 रुपीज़ जो है पे करना पड़ता है, रजिस्ट्रार कंपनी को पे करना पड़ता है, रसीद फीस होता है ये। और 20 डेज के अंदर अंदर जो है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो है प्रोमोटर्स को लेना पड़ता है। कहने मतलब ये है कि जो नेम अप्रूवल को जो लेटर जो आरओसी ने जो भेजा है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी ने जो भेजा है प्रोमोटर्स को, वो जो है 20 डेज तक वैलिड रहता है, ठीक है। 20 डेज के अंदर आप अपने कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर लीजिए, मतलब कि रजिस्टर्ड कर लीजिए। अगर रजिस्टर्ड नहीं किया 20 डेज के अंदर तो वो इनवैलिड हो जाएगा, आपको दोबारा जो है आपको अप्लाई करना पड़ेगा नाम के लिए, ठीक है। तो अगर फर्स्ट चांस में अगर आपने जो है जो नेम अप्रूवल का जो आपने दो नाम दिया, वो दो नाम जो अगर आरओसी जो रिजेक्ट कर दे रहा है, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि 15 दिन के अंदर अंदर जो है आपको रीसबमिशन करना पड़ता है। 15 डेज के अंदर अंदर फीस आपका नहीं लगेगा, फीस 1000 लगेगा, मतलब कि 2 टाइम्स। और दोबारा रिजेक्ट हो गया तो फिर आपको 15 दिन के अंदर जो है आपको जो है रीसबमिशन का एप्लीकेशन देना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 बार आप कर सकते हैं, तो 2 बार में आपको जो कोई फीस नहीं लगेगा, वही 1000 का फीस जो आपने फर्स्ट टाइम दिया था वही एप्लीकेबल होगा। लेकिन हाँ, अगर आप थर्ड टाइम अगर आप जो है नेम अप्रूवल के लिए दे रहे हैं, अगर थर्ड टाइम भी, सेकंड टाइम भी आपका अप्रूवल नहीं हुआ नाम का, तो तब थर्ड टाइम अगर आप जो है एप्लीकेशन दे रहे हैं, रीसबमिशन दे रहे हैं, उसमें जो है आपका 1000 रुपीज़ देना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि 15 दिन के अंदर अंदर अगर पहले चांस में अगर आपका नेम अप्रूवल नहीं हुआ तो 15 दिन के अंदर देना पड़ेगा। लेकिन 15 दिन के बाद अगर आप दे रहे हैं तो उस केस में आपको 1000 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा, रसीद आपको फीस देना पड़ेगा, ठीक है। तो आई मीन टू से दैट कि आपको जो है नेम अप्रूवल जो लेना पड़ता है आरओसी के पास, और ये डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट जो है सबमिट भी करना पड़ता है नेम अप्रूवल का, ठीक है। तो ये आपका नेम अप्रूवल हो गया। तो वही नेम जिसमें मैंने बताया कि नेम जो है आपका अनऑथराइज नहीं होना चाहिए, नेम इस तरह का क्राउन टाइप का नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जो है एक यूनिक नेम होना चाहिए, मतलब वो नेम जो है मार्केट में एग्जिस्ट नहीं कर रहा हो, दिस इज नेम अप्रूवल। जो थर्ड ये फिक्सिंग ऑफ सिग्नेटरी टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। तो आपका नेम जो है नेम का अप्रूवल लेटर आपके पास आ गया, उसके बाद से प्रोमोटर्स क्या करता है, जो देखिए कंपनी के 2 इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट चार्टर्स या डॉक्यूमेंट होते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशंस, ठीक है। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस में जो है मेंबर्स का सिग्नेचर होता है। मेंबर्स मतलब वो मेंबर्स जो डायरेक्टर्स, जो फर्स्ट डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी के। तो जब कंपनी का फॉर्मेशन होता है तो भाई कंपनी के डायरेक्टर कौन बनेगा ये डिसाइड करना पड़ता है। और ये कौन डिसाइड करता है, या इसका ये फंक्शन को परफॉर्म करता है, प्रोमोटर्स परफॉर्म करता है। तो जो डायरेक्टर बनता है वही डायरेक्टर जो है मेमोरेंडम और अंडरस्टैंडिंग के अंदर जो है अपना सिग्नेचर करता है, ठीक है। तो ये डायरेक्टर्स जो है पूछता भाई जो हमारे कंपनी का जो डायरेक्टर बनेगा उसको जो है क्वालिफिकेशन शेयर परचेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो आर्टिकल्स के अंदर प्रोविजन दिया हुआ है कि जो भी पर्सन प्रपोज्ड कंपनी का जो मेंबर बनना चाह रहा है, ठीक है, जो डायरेक्टर बनना चाह रहा है उसको एक क्वालिफिकेशन शेयर परचेस करना पड़ता है। क्वालिफिकेशन का मतलब होता है कि भाई हाँ आप डायरेक्टर तो आपको इतना शेयर आपको परचेस करना पड़ेगा, उतने शेयर का पैसा जो है आपको कंपनी को देना पड़ेगा, तभी आप डायरेक्टर बनोगे। ये आर्टिकल के अंदर जो है प्रोविजन में लिखा हुआ है, ठीक है। तो जो भी डायरेक्टर्स जो है तो प्रोमोटर्स जो है वो डायरेक्टर्स को जो डिसाइड करता है, और उसके बाद से जो उसका कंसेंट लेटर भी लेता है। ऐसा नहीं कि हम जबरदस्ती, वो कंसेंट लेटर जो है आरओसी के सामने जो साइन करता है, कंसेंट लेटर जो है अपना देता है कि हाँ इस कंपनी, इस प्रपोज कंपनी का हम डायरेक्टर बन रहे हैं और हम जो है इसका क्वालिफिकेशन शेयर, जो भी शेयर इन्होंने मांगा परचेस करने के लिए, हमको कहा होता है शेयर परचेस करेंगे तो हम डायरेक्टर बनेंगे, तो अपना कंसेंट लेटर भी प्रोवाइड करता है। उसके बाद से जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर वो साइन करता है
तो ये कौन करता है, ये किसका फंक्शन है, ये प्रोमोटर का फंक्शन है। जो थर्ड दिया है अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स, ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल मतलब कि सी हो गया, CS हो गया, ठीक है, इसका जो है अपॉइंटमेंट करता है प्रोमोटर्स और जो है कंपनी के फॉर्मेशन में जो है काफ़ी हेल्प होता है, ठीक है, दिस अपन प्रोफेशनल्स। फिफ्थ क्लास दिया हुआ है कि प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट, तो जैसे भी मैंने बताया आपको कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड आर्टिकल ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, दो डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ये डॉक्यूमेंट जो है डायरेक्टर्स को जो है ROC के पास, मतलब कि रजिस्टर ऑफ कंपनी के पास सबमिट करना पड़ता है, ठीक है, तो ये भी जो है किसका वर्क है, ये प्रोमोटर्स का वर्क है। डियर स्टूडेंट्स, दीज आर ऑल द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड आर्टिकल ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशंस। मैंने बताया होता है क्या है, आपका जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो होता है बाई लॉज होता है, ठीक है, बाई लॉज मतलब कि उसमें जो है कंपनी का इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होते हैं, ठीक है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है बाई लॉज इसलिए कहते हैं क्योंकि देखिए कंपनी तो जो है कंपनी लॉ के ऊपर जो चलता है, जो कंपनी लॉ मेन तो हमारा कंपनी लॉ है, ठीक है, तो कंपनी लॉ के ऊपर जो है हमारी कंपनी, कोई भी कंपनी चलती है, लेकिन जो है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बाई लॉज इसलिए कहते हैं क्योंकि भाई कंपनी कुछ अपने इंटरनल्स लॉ होते हैं उसको ही फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। तो जो भी इंटरनल्स लॉ होते हैं कंपनी के, पर्सनल कंपनी के जो इंटरनल्स लॉ होते हैं वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर होते हैं, इसीलिए इसको हम बाई लॉज कहते हैं। और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर जो है आपका ऑब्जेक्टिव होता है, क्लॉज होता है, हम इसको डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, so these are all the functions of the promoters. In the next video we will continue the same chapter. Till then, thank you, have a good day.